कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए रेहन पब्लिकेशन का बुक कंप्यूटर जागरूकता से थर्ड चैप्टर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से आज हम फुल डिटेल थ्योरी कवर करेंगे। कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य संपर्क कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए इनपुट आउटपुट युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनपुट युक्तियों का प्रयोग कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट युक्तियों के द्वारा उपयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर मशीन से जुड़ी हुई सभी इनपुट आउटपुट युक्तियों को पेरिफेरल युक्तियाँ भी कहते हैं। यहाँ पर पेरिफेरल की बात हुआ है। पेरिफेरल युक्तियाँ किसे कहते हैं? अगर किसी भी चीज़ को चारों तरफ से घेर लिया जाए तो ये पेरिफेरल करना कहलाता है। जैसे कंप्यूटर के सीपीयू को इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस चारों तरफ से घेरे रहती है, अर्थात चारों तरफ से कनेक्शन बनाए रहती है। इसीलिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है इनपुट युक्तियां कहलाती है या इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। इनपुट युक्तियां उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद इसे मशीनी भाषा मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करती है और इस परिवर्तित मशीनी भाषा को सीपीयू के पास भेजती है। क्या करती है? इनपुट डिवाइस का मेन वर्क क्या है? इनपुट डिवाइस मनुष्य के समझने योग्य डाटा अर्थात एनालॉग डाटा, इस डाटा को एनालॉग डाटा कहते हैं। इसे इनपुट युक्तियाँ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के समझने योग्य डाटा अर्थात बाइनरी कोड जो 0 या 1 के फॉर्म में होता है इसमें बदलता है। तब सीपीयू इस डाटा पर प्रोसेसिंग की क्रिया करता है और आउटपुट के लिए प्रोसेसिंग किए हुए परिणाम को आउटपुट डिवाइस के पास भेजती है। तो इनपुट डिवाइसेस एक प्रकार की मनुष्य के समझने योग्य भाषा अर्थात एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करने की एक साधन है, डिवाइस है, युक्ति है। कुछ इनपुट डिवाइसेस देखते हैं। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्रकार की मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड एक सामान्य टाइपराइटर की तरह दिखती है। ये कीबोर्ड है, ये सामान्य टाइपराइटर की तरह दिखती है। किंतु इसमें टाइपराइटर की अपेक्षा ज़्यादा कुंजियाँ होती हैं अर्थात कीज होती हैं। जब कोई कुंजी कीबोर्ड पर दबाई जाती है तो कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। कीबोर्ड कंट्रोलर दबाई गई कुंजी के कोड को कीबोर्ड बफर में स्टोर करता है और बफर में स्टोर कोड सीपीयू के पास भेजा जाता है। फिर सीपीयू इस कोड को प्रोसेस करने के बाद इसे आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है थोड़ा समझ लेते हैं। कीबोर्ड क्या करता है? ये कीबोर्ड पर किसी भी की को प्रेस करने पर
ये कीबोर्ड उस डाटा को प्रेस करने पर उस डाटा को कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। अर्थात कीबोर्ड कंट्रोलर दबाई गई कुंजी के कोड को कीबोर्ड बफर में स्टोर करता है। कीबोर्ड में हमने कोई कुंजी दबाई, उससे एक डाटा बना, उस डाटा को कीबोर्ड कंट्रोलर कहाँ भेजता है? कंट्रोलर कीबोर्ड बफर के पास भेजता है। क्यों? स्टोर करने के लिए। और फिर इस स्टोर डाटा पर CPU प्रोसेसिंग की क्रिया करता है, फिर एक परिणाम जारी करता है और उसे आउटपुट डिवाइस के पास भेज देता है प्रदर्शित करने के लिए। तो कीबोर्ड क्या करता है? कीबोर्ड को प्रेस करने पर उत्पन्न डाटा को कीबोर्ड कंट्रोलर के पास भेजता है। ये कंट्रोलर कीबोर्ड से जो उत्पन्न डाटा हुआ है उसे कीबोर्ड बफर के पास भेजता है स्टोर करने के लिए। फिर इस स्टोर डाटा पर CPU प्रोसेसिंग की क्रिया करता है और एक रिजल्ट बनाता है, उसे आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करने के लिए। कुछ विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड जैसे QWERTY, DWORK और AZERTY है। इसे आप किस नाम से पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, देख लेना। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कीबोर्ड है QWERTY। ये 104 की के साथ आता है। कीबोर्ड में कुंजियों के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड में निम्न प्रकार की कुंजियाँ होती हैं। अक्षरांकी कुंजी, अल्फ़ान्यूमेरिक कीज कहते हैं इसे। इसके अंतर्गत हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत A से Z तक के अल्फ़ाबेटिक लेटर आते हैं और 0 से 1 तक के न्यूमेरिक लेटर आते हैं, और कुछ विशेष चिन्ह जो रहते हैं, कुछ विशेष चिन्ह इस अक्षरांकी अल्फ़ान्यूमेरिक की के अंतर्गत आते हैं। इतना है। अंकी कुंजी में 0 से 9 तक की कुंजियाँ आती हैं, जिसका प्रयोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए किया जाता है, और कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह भी इसमें रहते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें फंक्शन की के अंतर्गत कीबोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से पर F1 से F12 तक की कीज आते हैं। आपको अक्षरांकी की, अंकी की और फंक्शन की में केवल इतना पता करना है। अक्षरांकी की में कौन कौन से की आते हैं? A से Z तक के अल्फ़ान्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक लेटर के की आते हैं, और 0 से 1 तक के न्यूमेरिक की आते हैं, और कुछ विशेष चिन्ह वाले की आते हैं। अक्षरांकी की में अंकी कुंजी में न्यूमेरिक की में 0 से 9 तक के और कुछ विशेष चिन्ह आते हैं इसमें, और फंक्शन की में F1 से F12 तक की कीज आते हैं। ठीक, केवल इतना पता करना है। इसका स्थिति देख लीजिए कीबोर्ड पर कहाँ है। ये कीबोर्ड है, ये फंक्शन की स्थिति है, ये फंक्शन की है, और ये जो है अल्फ़ान्यूमेरिक की 1 से लेकर यहाँ तक का 0, 9 और कुछ स्पेशल की 1, 2, ठीक है। और A से Z तक की कीज ये अल्फ़ान्यूमेरिक की कहलाते हैं, ये मिलकर। ठीक, और फंक्शन की ये है। न्यूमेरिक की, ये भी न्यूमेरिक की ही है। ये 0 से 1 से लेकर 0 और कुछ स्पेशल कैरेक्टर, ये न्यूमेरिक की कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिक की या नम कीज कहलाते हैं। न्यूमेरिक कीज ये
अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज कहलाते हैं पूरा। आगे बढ़ते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज कर्सर कंट्रोल कीज के बारे में सीधा हम कीबोर्ड पर समझते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कर्सर कंट्रोल कीज ये एरो कीज आते हैं, 4 एरो कीज। ये इस प्रकार ये एरो कीज है जो एक अप का निशान प्रदर्शित कर रहा है ये वाला, और एक डाउन का निशान प्रदर्शित कर रहा है ये डाउन वाला, और ये राइट अर्थात दायां, ये राइट की है ये दायां, और ये लेफ़्ट की है अर्थात बायां। ये लेफ़्ट, ये राइट, GST राइट की है, ठीक है। इनका वर्क देख लीजिए। अप की प्रेस करने पर ये किसी पेज पर, अगर हम ये एक पेज मान लेते हैं, ये एक पेज मान लेते हैं हम, तो अप की का प्रयोग करने पर कर्सर को ये एक स्थान या एक लाइन ऊपर प्रेस कर देता है। मान लेते हैं अभी कर्सर इस बीच वाले लाइन पर ब्लिंक कर रहा है, तो अप की का प्रयोग करने पर ये ऊपर वाले लाइन पर ले जाएगा, ठीक। और यदि हम डाउन की का प्रयोग करते हैं तो ये यहाँ ले जाएगा, नीचे वाली लाइन पर ले जाएगा, ठीक। और हम इस कर्सर इस एरो की के लेफ़्ट की का प्रयोग करते हैं, ये वाले की का प्रयोग करते हैं, तो इस की को इसी लाइन के इस साइड एक स्थान पीछे ले जाएगा। और हम अगर राइट की या राइट एरो का प्रयोग करते हैं तब इस कर्सर को एक स्थान राइट की तरफ ले जाएगा, ठीक। अब आते हैं आगे। एक और चीज़ है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा नहीं। इस अंकी कुंजियों के मध्य उल्टे टी आकार में व्यवस्थित होता है। ये एरो कीज उल्टे टी आकार में व्यवस्थित होता है, ठीक है। यही है कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने में प्रयोग किया जाता है एरो की का प्रयोग। इन चारों कुंजियों के अतिरिक्त 4 कुंजियाँ और होती है जिनका प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये कुंजियाँ कौन कौन सा है देख लेते हैं। ये कुंजियाँ हैं होम, एंड, पेज अप एंड पेज डाउन। हम सीधा की पर बात करते हैं इनका वर्क का, और इनकी पोजीशन देख लेना तो ज़्यादा समझ आएगा। ये है होम की, यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसमें पहला है होम की, और यहाँ पर दूसरा है इंड, और तीसरा है पेज अप, और चौथा है पेज डाउन। इसको एक पेज पर समझते हैं। मान लेते हैं ये एक पेज है, ठीक। ये एक पेज है, तो क्या करता है होम की का प्रयोग पेज के कर्सर को, ये एक कर्सर है, मान लेते हैं यहाँ पर एक कर्सर बना देते हैं, ये एक कर्सर है। होम की का प्रयोग करने पर ये कर्सर होम के सबसे पहले लाइन पर, शुरुआती लाइन पर आ जाएगा होम की का प्रयोग करने पर। इंड की का प्रयोग करने पर ये कर्सर, अगर अभी करंट स्थिति यहाँ बीच वाले लाइन पर है तो इंड की का प्रयोग करने पर ये कर्सर लास्ट लाइन के लास्ट स्थान पर आ जाएगा। और अगर हम पेज अप का प्रयोग करते हैं तो ये कर्सर सीधे हमें एक पेज पीछे, यहाँ पर अगर हम ये करंट पेज माने, ठीक है, तो एक पेज पीछे अर्थात एक पेज ऊपर ले जाएगा, एक पेज पीछे ले जाएगा पेज अप की, या पीछे कहें या ऊपर कहें।
अगर पेज इस तरह व्यवस्थित है तो अगर कर्सर की यहाँ है तो पेज अप का प्रयोग करने पर ये कर्सर को ये एक स्थान या एक पेज ऊपर ले जाएगा। पेज डाउन की का प्रयोग करने पर ये करंट पेज होने पर पेज डाउन की का अगर हम की का प्रयोग करते हैं तो इस कर्सर को एक पेज नीचे ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा। ठीक। होम की का प्रयोग करने पर कर्सर को पेज की शुरुआत में ले जाएगा। एंड का प्रयोग करने पर कर्सर को पेज के एंड पर ले जाएगा। पेज अप का प्रयोग करने पर जिस पेज पर हम कार्य कर रहे हैं उसके एक पेज ऊपर ले जाएगा, और पेज डाउन का प्रयोग करने पर हम जिस पेज पर कार्य कर रहे हैं उससे एक पेज नीचे ले जाएगा। कीबोर्ड की अन्य कीज के बारे में देखते हैं। कंट्रोल की का क्या काम है? ये कीज अन्य कुंजियों के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। कंट्रोल की को हम शॉर्ट में CTRL लिखते हैं। अगर हम इस कंट्रोल की के साथ एस की को प्रेस करते हैं तो ये जिस पेज पर हम कार्य कर रहे हैं उस पेज को सेव के लिए अप्लाई कर देता है या सेव के लिए भेज देता है। कंट्रोल प्लस एस की का साथ में प्रयोग करने पर पेज को सेव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एंटर की इसे कीबोर्ड की मुख्य कुंजी भी कहते हैं। एंटर की को क्या कहा जाता है? मुख्य कुंजी कहा जाता है एंटर की को। किस की को क्या कहा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इसे मुख्य की कहा जाता है। इसका प्रयोग उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए निर्देश को कंप्यूटर को भेजने के लिए किया जाता है। एंटर की टाइप करने के बाद निर्देश कंप्यूटर के पास जाता है और निर्देश के अनुसार कंप्यूटर आगे का कार्य करता है। यहाँ पर कहा जा रहा है यदि हम इनपुट डिवाइस के द्वारा कोई डाटा तैयार करते हैं सर्च करने के लिए या लिखने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो ये एंटर की इनपुट डिवाइस से हम डाटा लिखने के बाद एंटर की का प्रयोग करते हैं, तब ये एंटर की क्या करता है? इस डाटा को CPU के पास भेज देता है प्रोसेसिंग के लिए। इसके लिए प्रोसेसिंग के लिए ये है एंटर की का कार्य। और फिर CPU इस डाटा से एक रिजल्ट तैयार करता है और उसके बाद आउटपुट डिवाइस के पास भेज देता है प्रदर्शित करने के लिए। शिफ्ट कीबोर्ड में कुछ कुंजी ऐसी होती है जिसमें ऊपर नीचे दो संकेत छपे होते हैं। इनमें से ऊपर के संकेत को टाइप करने के लिए उसे शिफ्ट कुंजी के साथ दबाते हैं। इसे कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। ठीक है। शिफ्ट की के बारे में अगर हम बात करें, ये शिफ्ट की है, कब वर्क करता है ये? शिफ्ट की को अगर हम अकेले प्रेस करें तो इसका कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। यदि हम शिफ्ट की को किसी अन्य लेटर के साथ, जैसे किसी अन्य कुंजी के साथ, जैसे जिस कुंजी में दो लेटर छपे हों, जैसे एक ग्रेटर देन, लेस देन एंड कॉमा का निशान होता है, और एक होता है ग्रेटर देन एंड डॉट का निशान, और एक और देख लो क्वेश्चन मार्क, और एक स्लैश वाला भी होता है, और अन्य ऐसे की हैं जिस पर दो प्रकार के लेटर छपे हो, उसके साथ अगर हम शिफ्ट कीज का प्रयोग करें तो उस कुंजी पर ऊपर वाले लेटर का उपयोग हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कर्सर के स्थान पर इस कुंजी का ये ऊपर वाला लेटर छप जाएगा। बशर्ते इसके लिए हमें शिफ्ट की को दबा कर रखना होता है, और
दबा कर रखे हुए अवस्था में इस की का प्रयोग करने पर हमें ये ऊपर वाला लेटर प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं एस्केप कीज। इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त करने या बीच में रोकने के लिए करते हैं। यदि कंट्रोल की दबाए हुए एस्केप कुंजी दबाते हैं अर्थात की को दबाते हैं तो स्टार्ट मेनू को खोलता है। क्या कह रहा है, एस्केप की को अगर हम एक बार प्रेस करें तो ये हम जिस पेज पर या जिस प्रोग्राम पर कार्य कर रहे हैं उससे ये बाहर निकाल लेता है। ठीक, अगर हम एस्केप की के साथ इस एस्केप की के साथ या कंट्रोल CTRL कंट्रोल की का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक साथ प्रेस करने पर एस्केप की और कंट्रोल को एक साथ प्रेस करने पर ये हमें स्टार्ट मेनू पर ले जाता है। अर्थात कंप्यूटर को हम जब स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं तो जो मेनू हमें प्राप्त होता है वहाँ पर ले जाता है एस्केप की को कंट्रोल की के साथ प्रेस करने पर। यदि हम केवल एस्केप की का प्रयोग करते हैं तब ये एक प्रोग्राम से बाहर लाता है। ठीक, बैक स्पेस कुंजी। बैक स्पेस की क्या है, इसका प्रयोग टाइप किए गए डेटा या सूचना को समाप्त करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को दाएं से बाएं दिशा की ओर समाप्त करता है। जैसे ये एक पेज है मान लेते हैं, यहाँ पर हम कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दायां अर्थात राइट पार्ट कहलाता है और ये लेफ़्ट पार्ट कहलाता है। ठीक, तो ये बैक स्पेस की क्या करता है, यहाँ पर एक कर्सर होता है तो एक बार प्रेस करने पर कर्सर एक लेटर को डिलीट करता है और राइट से लेफ़्ट की दिशा में जो भी हमने टाइप किया है उसको डिलीट करते जाता है। आगे बढ़ते हैं डिलीट की का कार्य आपको पता है। किसी भी फोल्डर, डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज़ को डिलीट करना हो तो हम डिलीट की का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं कैप्स लॉक कुंजी। पहले इन सभी कुंजी का एक बार जहाँ तक हमने एक बार देखा है वहाँ तक की कुंजी को एक बार कीबोर्ड में देख लेते हैं, इनकी स्थिति क्या है। जैसे हमने बात किया है एस्केप की, ये है एस्केप की। इसका प्रयोग करने पर हम जिस भी प्रोग्राम पर वर्क कर रहे हैं उससे एक पेज पीछे ले आता है या उस प्रोग्राम से बाहर ले आता है एस्केप की। और एस्केप की का प्रयोग हम कंट्रोल की के साथ करते हैं तो ये हमें स्टार्ट मेनू पर ले आता है। ठीक, अब कंट्रोल की का प्रयोग यदि हम किसके साथ करें, ये है बैक स्पेस की जिसका प्रयोग करने पर एक लेटर डिलीट हो जाता है। किस दिशा में, राइट से लेफ्ट की दिशा में, इस दिशा में। ये है इंटर की का प्रयोग हम क्यों करते हैं, किसी भी इन डाटा को हमें CPU तक पहुंचाने के लिए इंटर की का प्रयोग करते हैं ताकि CPU उस डाटा पर प्रोसेसिंग की क्रिया कर सके। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ था कि हम कंट्रोल की का प्रयोग कर हम किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल की +S का प्रयोग करने पर हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं। यह है कंट्रोल की का वर्क। और शिफ्ट की का वर्क भी हमने देखा। शिफ्ट की कीबोर्ड पर दो होती हैं, ये शिफ्ट की है, ये एक शिफ्ट की है और ये दूसरा शिफ्ट की है। शिफ्ट की का प्रयोग हम किसी
किसी ऐसे की जहाँ पर दो वर्ड हो, जैसे यहाँ पर दो वर्ड है, यहाँ पर दो लेटर है, यहाँ पर दो लेटर है, और कीबोर्ड में बहुत सारे की हैं जहाँ पर दो लेटर होते हैं, वहाँ पर हम शिफ्ट की का प्रयोग कर उस लेटर को टाइप करने पर जो उस की पर ऊपर वाला लेटर है, जैसे यहाँ पर 2 एंड एट द रे है, तो यहाँ पर 2 नीचे है और एट द रे ऊपर है, तो एट द रे टाइप होगा। और यदि हम बिना शिफ्ट की का प्रयोग किए इस की को प्रेस करते हैं, तब इस की पर उपस्थित नीचे वाले लेटर अर्थात 2 टाइप होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने कंट्रोल की, एंटर की, शिफ्ट की, एस्केप की, बैक स्पेस की, यहाँ तक बात की है। डिलीट की भी बात की है। कैप लॉक कुंजी, कैप लॉक की क्या है, इस पर नज़र डालते हैं। इसका प्रयोग वर्णमाला अल्फ़ाबेट को बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कैप्स लॉक की स्थिति देखते हैं। ये है कैप्स लॉक की, ये है कैप्स लॉक की। अगर हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक कैप्स लॉक का एक आइकन है, यहाँ पर एक हरा बटन होता है, वो जलता है, तो हमें समझ आ जाता है कि कैप्स लॉक बटन एक्टिव हो गया है। और इस अल्फ़ान्यूमेरिक की जो भी लेटर है उसे हम कैपिटल लेटर, जैसे स्मॉल ए है तो ये कैपिटल ई में टाइप होगा। कैप्स लॉक बटन का एक ही वर्क है कि जो भी अल्फ़ान्यूमेरिक लेटर है उसे कैपिटल में टाइप करना। आगे बढ़ते हैं। स्पेस बार कुंजी, इसका प्रयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बनाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी या की है। कीबोर्ड की सबसे लंबी की स्पेस बार की है। नम लॉक की इसका उपयोग संख्यात्मक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड को सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। यदि ये कुंजी सक्रिय होती है तो अंक टाइप होता है, और यदि ये कुंजी निष्क्रिय होती है तो अंक टाइप नहीं होता। विंडो कुंजी, इसका प्रयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए करते हैं। टैब कुंजी का प्रयोग क्यों किया जाता है? टैब कुंजी का प्रयोग, इसका प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए किया जाता है। कर्सर को पुनः 5 स्थान वापस लाने के लिए टैब कुंजी को शिफ्ट कुंजी के साथ दबाया जाता है। इसका प्रयोग पैराग्राफ इंडेंट के लिए भी किया जाता है। टैब कुंजी का प्रयोग क्यों किया जाता है? टैब कुंजी का प्रयोग ये कर्सर है, इसे एक बार 5 स्थान आगे ले जाने के लिए किया जाता है, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा टैब कुंजी का प्रयोग करने पर। यदि हम इसे किसके साथ प्रयोग करें? शिफ्ट कुंजी के साथ प्रयोग करें। शिफ्ट प्लस टैब कुंजी, टैब बटन का प्रयोग करें तो ये इसे 5 स्थान पीछे ले जाएगा, यहाँ पर ले आएगा कर्सर को। ठीक, इसका प्रयोग पैराग्राफ इंडेंट के लिए भी किया जाए, और टैब कुंजी का प्रयोग पैराग्राफ इंड करने के लिए, ये एक पैराग्राफ है, यहाँ तक ये एक पैराग्राफ है, इसको इंड करने के लिए भी टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इनकी स्थिति पर एक नज़र डालें। यह है टैब कुंजी, एक बार में 5 स्थान आगे या शिफ्ट कुंजी के साथ टैब का प्रयोग करने पर एक साथ 5 स्थान पीछे ले जाते हैं, या पैराग्राफ को इंड करने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और हमने भी किस कुंजी की बात की है? कैप्स लॉक कुंजी की बात की है। ठीक, विंडो की का प्रयोग करने पर, ये विंडो की का प्रयोग करने पर हमें कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू पर पहुंचा देता है। यह है मेनू की, कंट्रोल की, इंटर की, बैक स्पेस की,
शिफ्ट की, कैप्स लॉक की कैपिटल में टाइप करने के लिए, और ये है यहाँ पर, ये है न्यूमेरिक की, ये है न्यूमेरिक की। ये नम लॉक का प्रेस करने पर ये वाला हरा बत्ती जलता है। इसके बाद हम अंकगणितीय गणनाएं करने के लिए इन अंक की 1 2 3 4 से लेकर यहाँ पर जितने भी अंक दिख रहे हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कैप्स लॉक बटन ऑफ है तो हम इस न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक, स्पेस बार की ये सबसे बड़ा की है, यहाँ पे ये सबसे बड़ा की है स्पेस बार की। ठीक, ये डिलीट की है। ये बटन है प्रिंट स्क्रीन बटन है, ये प्रिंट स्क्रीन बटन है। इसको प्रेस करने पर स्क्रीन पर, जिस स्क्रीन पर हम कार्य कर रहे हैं वो स्क्रीन का ये प्रिंट आउट निकाल देता है, या प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर के पास भेज देता है, ये प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग करने पर। ये इंडिकेटर है, ये पूरा इंडिकेटर है। ये नम लॉक इंडिकेटर है, ये कैप्स लॉक इंडिकेटर है, ये स्क्रॉल लॉक इंडिकेटर है। स्क्रॉल लॉक मतलब जिस कंप्यूटर में हम जिस पेज पर कार्य कर रहे हैं उस पेज को स्थिर कर देता है स्क्रॉल लॉक का प्रयोग करने पर, और दोबारा एक्टिव करने के लिए उसी स्क्रॉल लॉक को फिर से दबाना पड़ता है। और कोई की है जिस पर हमने बात नहीं किया है? यहाँ पर एक और की है जिसका हम प्रयोग करने पर कंट्रोल की, ये वाला कंट्रोल की, अल्टर की और कंट्रोल की, अल्टर की और ये हम विंडो की का साथ प्रयोग करते हैं। जैसे कि 1 मिनट, विंडो कुंजी है, कंट्रोल की, अल्टर की और शिफ्ट की का अगर हम एक साथ प्रयोग करते हैं तो हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट की अवस्था पर ले जाते हैं एक साथ प्रयोग करने पर। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग होने की अवस्था में हो। अल्टर की, शिफ्ट की और कंट्रोल की का एक साथ प्रयोग करने पर कंप्यूटर रीस्टार्ट की अवस्था में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है उसे देख लेते हैं। इंटर कुंजी या इंटर की को ओके बटन दबाने का एक वैकल्पिक अल्टरनेटिव तरीका है। ठीक है, ये ओके बटन दबाने का इंटर की एक वैकल्पिक तरीका है, अर्थात ओके बटन के समान ही इंटर की का वर्क है। शिफ्ट की, इस की को दूसरी कुंजी के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे संयोजन कुंजी, कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। कैप्स लॉक और नम लॉक को टोंगल की कहते हैं। क्या कहते हैं? टोंगल की कहते हैं, क्योंकि जब ये क्वेटी कीबोर्ड में 104 कुंजी होती है। क्वेटी कीबोर्ड में क्या होता है? 104 कीज होते हैं। टोंगल की क्यों कहा जाता है इसे, कैप्स लॉक और नम लॉक को? क्योंकि इनकी अवस्थाएं स्टेट परिवर्तित होती रहती हैं, कि अवस्थाएं क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती हैं। अर्थात अगर हम कैप्स लॉक की को ऑफ कर दें
तो ये स्मॉल लेटर टाइप करता है, और ऑन कर दें तो ये कैपिटल लेटर टाइप करता है। नम लॉक की को ऑन करने पर न्यूमेरिक की ऑन हो जाता है, 0 से 9 तक की ऑन हो जाता है। अगर ऑफ़ करने पर न्यूमेरिक की का प्रयोग हम नहीं कर सकते ऑफ़ करने पर। पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस का प्रयोग मॉनिटर की स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। कुछ मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग युक्तियाँ जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन आदि हैं। माउस के बारे में पढ़ते हैं। माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है। इसका प्रयोग कर्सर टेक्स्ट को आपकी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। ये कर्सर है, मान लेते हैं ये कर्सर है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को प्रदर्शित करने के लिए भी करते हैं। माउस का आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर डगलस सी एंगलबर्ट ने किया था। किसने किया था? डगलस सी एंगलबर्ट ने किया था। इसमें सामान्यतः 2 या 3 बटन होते हैं। इसमें सामान्यतः कितने बटन होते हैं? 2 या 3 बटन होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है, पहला बटन, दूसरा बटन। इन बटन को बायां बटन, लेफ्ट बटन और एक बटन को दायां बटन, राइट बटन कहते हैं। अगर इसके बारे में बात करें, ये राइट बटन है, ये लेफ्ट बटन है, राइट एंड लेफ्ट। बटनों के बीच में एक स्क्रॉल व्हील, ये स्क्रॉल व्हील है, जिसका प्रयोग किसी फाइल में ऊपर या नीचे के पेज पर कर्सर को ले जाने के लिए करते हैं। माउस को अगर हम ऊपर ले जाते हैं या नीचे ले जाते हैं तो कर्सर इसका स्थान परिवर्तित होता है। किसके कारण? इस स्क्रॉल व्हील की वजह से। ये वायर वाला माउस है, ये वायरलेस माउस है। वायर माउस USB की सहायता से कनेक्ट होता है CPU से। वायरलेस माउस में USB की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये रेडियो तरंग के माध्यम से कनेक्ट होता है। माउस सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। इनके बारे में देखते हैं। माउस के 4 मुख्य कार्य हैं। क्या कार्य हैं मुख्य? क्लिक या लेफ्ट क्लिक, यह स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है। अर्थात अगर हम किसी फोल्डर या किसी आइकन पर एक बार क्लिक करें तो ये उसको चुन लेता है। अर्थात माउस के ये लेफ़्ट की को एक बार क्लिक करें तो क्लिक करना कहलाता है, और इससे ये एक उस ऑब्जेक्ट को चयन कर लेता है, अर्थात हाईलाइट कर लेता है। डबल क्लिक इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए करता है। अगर हम इस लेफ़्ट की को लगातार 2 बार प्रेस करें तो चयन किया हुआ जो फाइल या आइकन है वो ओपन हो जाता है। राइट क्लिक यह स्क्रीन पर आदेशों की एक सूची दिखाता है। दायां क्लिक का प्रयोग किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण को एक्सेस करने के लिए करता है। अगर हम राइट क्लिक का प्रयोग करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको चयन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ड्रैग या ड्राफ्ट क्या है? इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। अगर ड्रैग करना क्या कहलाता है कि माउस के की को प्रेस किए हुए किसी आइकन
किसी आइकन पर अगर हमारा माउस पॉइंटर है तो माउस पॉइंटर द्वारा सेलेक्ट है और उस सेलेक्ट अवस्था में हम की माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो इसके साथ ये आइकन भी यहाँ चला आता है। इसे ही ड्रैग करना कहलाता है। और जैसे ही हम क्लिक किए हुए रहते हैं उसे छोड़ते हैं तो यहाँ ये इस स्थान से यहाँ पर ये सेट हो जाता है। ट्रैक बॉल देखते हैं। माउस कितने प्रकार के होते हैं? माउस 3 प्रकार के होते हैं, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। वायरलेस माउस यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस द्वारा कनेक्ट होता है सीपीयू से, और ऑप्टिकल माउस रेडियो फ्रीक्वेंसी या तरंग के माध्यम से कनेक्ट होता है। ट्रैक बॉल एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है। मतलब ये भी इस प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है जिससे किसी आइकन या फिर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जा सकता है, जिसे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बॉल ऊपरी सतह पर होता है। इसका प्रयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग CAD, CAM कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ये एक वर्क स्टेशन होता है। यहाँ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है वर्क स्टेशन में ट्रैक बॉल का प्रयोग। कंप्यूटरीकृत वर्क स्टेशनों जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, रडार कंट्रोल में ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। जहाज पर सोनार तंत्र सिस्टम में भी ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। वहाँ सामान्य माउस का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब ट्रैक बॉल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक कार्य करने की आवश्यकता हो या फिर थोड़ा जटिल वर्क करने के लिए ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। जैसे जहाँ अधिक डाटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, जैसे वर्क स्टेशनों में, यहाँ पर ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे एयर ट्रैफिक है और रडार कंट्रोल है, सोनार तंत्र है, यहाँ प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक एक प्रकार की ये ट्रैक बॉल का आइकन है। ये ट्रैक बॉल मतलब एक डायग्राम है ट्रैक बॉल का। ये है ट्रैक बॉल, ऊपर की तरफ होता है। जॉयस्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति होती है जो सभी दिशाओं में मूव करती है। ये एक स्टिक है, इसे ही जॉयस्टिक कहते हैं। इसे ऐसे पकड़कर सभी दिशाओं में मूव कराया जा सकता है, अर्थात किसी भी दिशा में मूव कराया जा सकता है, चारों दिशाओं में, और कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिमुलेशन, कंप्यूटर गेमिंग, CAD या CAM, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इसमें एक हैंडल होता है। ये हैंडल है जिसकी सहायता से कर्सर की मूवमेंट को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। ये पूरा एक हैंडल है, इसकी सहायता से ही कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। जॉयस्टिक और माउस में अंतर देखें तो क्या है? कर्सर का मूवमेंट माउस के मूवमेंट पर निर्भर करता है। अगर हम माउस की बात करें तो माउस में कर्सर का जो मूवमेंट होता है वो माउस के मूवमेंट पर निर्भर करता है, किंतु जॉयस्टिक में पॉइंटर लगातार अपने पिछले पॉइंटिंग दिशा की ओर मूव करता रहता है।
पॉइंटर क्या करता है, अपने पिछले पॉइंटिंग दिशा की ओर, ये कर्सर है, ये अपने पिछले पॉइंटिंग दिशा की ओर मूव करते रहता है। इसे ही ये जॉयस्टिक कंट्रोल करता है और जॉयस्टिक की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। अर्थात जॉयस्टिक जो है वो ये एक कर्सर है। अगर ये कर्सर आगे की ओर बढ़ता है तो जॉयस्टिक क्या करता है, जॉयस्टिक ये कर्सर पिछले कर्सर की ओर मूव करता रहता है जॉयस्टिक में। तो जॉयस्टिक इसी कर्सर को यहाँ स्थिर रखने का काम करता है। प्रकाशी कलम लाइट पेन। प्रकाशी कलम एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग युक्ति है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग युक्ति, इसका प्रयोग ड्राइंग्स बनाने के लिए किया जाता है। क्या है, इसका प्रयोग ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेन्यू चुनाव के लिए करते हैं। पेन में छोटे स्मॉल ट्यूब के अंदर एक फोटो सेल होता है। यह पेन स्क्रीन के पास जाकर प्रकाश को सेंस करता है तथा इसके बाद पल्स उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA में किया जाता है। इसका प्रयोग स्क्रीन पर किसी विशिष्ट स्थिति लोकेशन को पहचानने के लिए करते हैं। यदि यह स्क्रीन के किसी रिक्त स्थान पर रखा जाता है तो यह किसी भी प्रकार की सूचना नहीं देता। ये एक लाइट पेन है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इससे एक फोटो सेल होता है जो स्मॉल फोटो सेल होता है जो स्क्रीन पर टकराता है। इससे पल्स उत्पन्न होता है और पल्स उत्पन्न होने पर ये इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पर छाप देता है। ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की तरह कार्य करता है लाइट पेन, जो हैंड हेल्ड सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात हैंड हेल्ड प्रणाली पर कार्य करता है, PDA। और ये लाइट पेन ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग युक्ति है। ये फोटो सेल, इसके अंदर से फोटो सेल उत्पन्न होता है जो स्क्रीन पर पल्स उत्पन्न करता है, जिसे स्क्रीन रीड करता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और यदि स्क्रीन के किसी ऐसे स्थान पर यदि लाइट पेन का प्रयोग किया जाए जहाँ जो स्थान रिक्त है, जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार का पल्स उत्पन्न नहीं करता, अर्थात कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। टच स्क्रीन एक प्रकार की इनपुट युक्ति है जो उपयोगकर्ता से तब इनपुट लेता है जब उपयोगकर्ता अपनी उंगलियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर रखता है। टच स्क्रीन का प्रयोग सामान्यतः अनुप्रयोग में किया जाता है, जैसे आज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोबाइल। सुपरमार्केट में, बैंक में, एयर आरक्षण में, एयरलाइन रिजर्वेशन में, ATM में, यहाँ सभी जगह टच स्क्रीन का प्रयोग होता है। इनपुट और आउटपुट युक्तियों में आगे बढ़ते हैं। डिजिटाइजर और ग्राफिक्स टैबलेट। डिजिटाइजर एंड ग्राफिक टैबलेट्स के पास एक विशेष कमांड होती है जो ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह कलाकार आर्टिस्ट को हाथ से इमेज और ग्राफिक्स इमेज बनाने की अनुमति प्रदान करता है। क्या करता है ये ग्राफिक्स टैबलेट, हैंड से क्या बनाने की अनुमति देता है, ग्राफिकल इमेज बनाने की अनुमति देता है। बारकोड रीडर
यह एक इनपुट युक्ति है जिसका प्रयोग किसी उत्पाद पर छपे हुए बार कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने में किया जाता है। ये एक बार कोड है, इसको पढ़ने का कार्य करता है बार कोड रीडर। ये कार्य कैसे करता है? बार कोड रीडर से प्रकाश की किरण निकलती है, फिर उस किरण को बार कोड इमेज पर रखते हैं। बार कोड रीडर में एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो बार कोड इमेज को दोनों तरफ से पहचानता है। एक बार ये कोड पहचानने के बाद इसे सांख्यिकीय कोड न्यूमेरिक कोड में परिवर्तित करता है। बार कोड रीडर का ज़्यादा प्रयोग सुपरमार्केट में किया जाता है, जहाँ पर बार कोड रीडर के द्वारा आसानी से किसी उत्पाद का मूल्य रीड किया जा सकता है। बार कोड गाढ़ी और हल्की स्याही की ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। ये जो रेखाएं हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं अर्थात वर्टिकली रेखाएं हैं, ये होती हैं जो सूचना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस मशीन के आसानी से पढ़ लेती है। ये क्या करता है? इस इंफॉर्मेशन को ये न्यूमेरिक कोड में परिवर्तित करता है। बार कोड जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इसे किस रूप में परिवर्तित करता है? न्यूमेरिक कोड में परिवर्तित करता है बार कोड रीडर और उस प्रोडक्ट की जानकारी प्रदान करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी कागज़ पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? किसी कागज़ पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। यह कागज़ पर प्रकाश की किरण छोड़ता है और प्रकाश की किरण जिस चिन्ह पर पड़ती है उस चिन्ह को OMR रीड करके कंप्यूटर को इनपुट देता है। OMR की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। इसकी सहायता से हजारों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही कम समय में आसानी से जांचा जा सकता है। जैसे OMR रीडर काम कैसे करता है इसे देख लें। जैसे कोई प्रश्न है, कोई ऑप्शनल प्रश्न है, ठीक है, कोई ऑप्शनल प्रश्न है जैसे क्वेश्चन 1, यहाँ पर कोई प्रश्न है, ठीक है, तो हमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिया है। तो OMR रीडर क्या करता है? इन चारों ऑप्शनों में से एक स्थान पर जो आंसर सही होगा वहाँ पर हम पूरा गोला का निशान कर देते हैं। अब OMR रीडर क्या करता है? यहाँ पर एक प्रकाश की किरण छोड़ी जाती है इतने स्थान पर, ठीक है। अब OMR रीडर जिस स्थान पर काली स्याही या कोई भी प्रकार की स्याही होता है उसे रीड कर लेता है और सूचना को कंप्यूटर के पास भेज देता है अर्थात CPU के पास भेज देता है। इतना कार्य है ऑप्टिकल मार्क रीडर का, अर्थात ये स्याही को रीड करता है और CPU के पास या कंप्यूटर के पास इनपुट के लिए डाटा को भेज देता है। इस प्रकार OMR से हम हजारों प्रश्नों के उत्तर कुछ समय में प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR, यह OMR का ही कुछ सुधरा हुआ रूप होता है। यह केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि छापे गए या हाथ से साफ साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। यह प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की शेप को पहचान लेता है। किसको? कैरेक्टर की शेप को पहचान लेता है प्रकाश स्रोत की सहायता से। इस तकनीक को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। इसका प्रयोग पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में किया जाता है। इसका प्रयोग कई अनुप्रयोगों जैसे कि टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीमा प्रीमियम आदि को पढ़ने में किया जाता है। OCR के अक्षरों को पढ़ने की गति 1500 से 3000 कैरेक्टर प्रति सेकंड है। कितना है? 1500 से 3000 कैरेक्टर प्रति सेकंड।
OCR का एक विशेषता है, ये साधारण चिन्हों को हाथ से छापे गए, बल्कि छापे गए या फिर हाथ से लिखे गए अक्षरों को पढ़ लेता है। ठीक, साधारण चिन्हों को, छापे गए चिन्हों को और हाथ से लिखे गए अक्षरों को ये पढ़ लेता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर प्रकाश स्रोत की सहायता से कार्य करता है और कैरेक्टर के शेप के आधार पर उस कैरेक्टर की पहचान करता है, और ये 1500 से 3000 कैरेक्टर प्रति सेकंड क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। अगला है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, माइकर, MICR, माइकर कहते हैं इसे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, माइकर सूचनाओं का मैट्रिक्स के रूप में उनके आकार का परीक्षण करता है, इसके बाद उसे रीड करता है और रीड करने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। सूचनाओं में कैरेक्टर एक विशेष इंक से छपे होते हैं जिसे आयरन कण, ये वास्तव में आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड के कण होते हैं। इन कणों को मैग्नेटाइज किया जाता है। इस प्रकार की स्याही को चुंबकीय स्याही, जो आयरन ऑक्साइड होता है, कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है, आयरन ऑक्साइड माइकर में किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड की स्याही का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग अधिकतर बैंक के चेक बुक में किया जाता है। ये चेक बुक यहाँ, ये जो लेटर है ये आयरन ऑक्साइड से लिखा जाता है, अर्थात चुंबकीय स्याही से लिखा जाता है, जिसे माइकर की सहायता से पढ़ा जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड दो प्रकार के होते हैं, मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड में नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट होता है जो डेटा को स्टोर करता है। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में वोलेटाइल मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट दोनों होते हैं। नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब है स्थायी मेमोरी अर्थात इसमें रखी गई डाटा या इन्फॉर्मेशन को हमेशा के लिए सेव किया जा सकता है। और वोलेटाइल कहने का मतलब है अस्थायी, इस पर रखी गई डाटा या इन्फॉर्मेशन कुछ ही समय के लिए होता है, इसके बाद ये डिलीट हो जाता है। तो मेमोरी कार्ड स्थायी होता है और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड अस्थायी होता है। और माइक्रो प्रोसेसर का जो मेमोरी होता है वो दोनों प्रकार का होता है, अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल होता है सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होता है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी। और इसके नॉन वोलेटाइल मेमोरी में ही रजिस्टर भी आता है, नहीं, वोलेटाइल मेमोरी में रजिस्टर आता है जो भी अस्थायी होता है। वोलेटाइल मेमोरी, रजिस्टर, रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। स्मार्ट कार्ड का प्रयोग बड़ी कंपनियों और संगठनों में सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ये किससे बना होता है? ये प्लास्टिक से बना होता है। किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है। बायोमेट्रिक सेंसर एक प्रकार की डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति की
उंगलियों के निशान को पहचानने के लिए करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर का मुख्य प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य से करते हैं। इसका प्रयोग किसी संगठन में कर्मचारियों या संस्थान में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक बहुत शुद्धतापूर्वक एवं दक्षतापूर्वक कार्य करता है, इसलिए इसका प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। इतनी शुद्धता से इसलिए कार्य करता है क्योंकि ये फिंगरप्रिंट के सिद्धांत पर कार्य करता है और हर व्यक्ति का अपना एक अलग फिंगरप्रिंट होता है, जिसकी वजह से इसमें परिवर्तन या अशुद्धि होने की संभावना कम हो जाती है। बायोमेट्रिक सेंसर ये है बायोमेट्रिक डिवाइस। स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे हुए डेटा या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे हुए डेटा या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने के लिए प्रकाश को इनपुट की तरह प्रयोग करता है और फिर चित्र को डिजिटल रूप में बदलने के बाद कंप्यूटर में भेजता है। स्कैनर का प्रयोग किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को उनके वास्तविक रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिससे उसमें आसानी से कुछ बदलाव किया जा सके। जैसे प्रत्येक इनपुट डिवाइस एक ही कार्य करता है। ये डिजिटल रूप में डाटा को बदलता है ताकि CPU इस डाटा को प्रोसेस कर सके। स्कैनर केवल यही कार्य करता है, इस छपे हुए चित्र या कोई इमेज को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है और इसे CPU के पास भेजता है। ये एक ऑप्टिकल इनपुट है जो चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है और कंप्यूटर के पास भेजता है। स्कैनर की एक सबसे बड़ी विशेषता है जो इमेज या चित्र या ग्राफिक्स जिस फॉर्म में है या जिस रूप में है उसी रूप में यह डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है। उसी को सेम रूप में डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है स्कैनर। अगर ये एक चित्र है जो अभी एनालॉग फॉर्म में है अर्थात डिजिटल अवस्था में नहीं है, तो ये डिजिटल अवस्था में भी इसी फॉर्म में होगा, लेकिन ये डिजिटल रूप में रहेगा और ये एनालॉग रूप में रहेगा। स्कैनर का ये कार्य है। हैंडहेल्ड स्कैनर, ये आकार में काफ़ी हैंडहेल्ड स्कैनर क्या है, ये आकार में छोटे होते हैं और इसे हाथ में रखकर कहीं पर ले जाया जा सकता है। ये स्कैनर की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन ये छोटा होने के कारण केवल सीमित मात्रा में या फिर एक पेज को एक बार में स्कैन कर सकता है। ये आकार में काफ़ी छोटे और हल्के होते हैं। इन्हें आसानी से हाथ में रख कर भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जा सकता है। यदि किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना हो तो डॉक्यूमेंट के अलग अलग भागों को स्कैन करना पड़ता है, लेकिन आकार में छोटा और हल्का होना इसका एक महत्वपूर्ण फ़ायदा है। फ्लैट बेड स्कैनर, ये काफ़ी बड़े होते हैं और महंगे स्कैनर होते हैं तथा काफ़ी उच्च गुणवत्ता के चित्र उत्पन्न करते हैं। इससे एक समतल पटल फ्लैट सरफेस होता है जिस पर डॉक्यूमेंट को रख कर स्कैन किया जाता है। यह बिल्कुल उसी तरह कार्य करता है जिस तरह फ़ोटोकॉपी मशीन पर पेज रख कर फ़ोटोकॉपी करते हैं। यह एक बार में पूरा पेज स्कैन करता है। जैसे आपने देखा होगा फ़ोटोकॉपी मशीन को फ़ोटोकॉपी कराने के लिए गए होंगे तो वहाँ पर ऐसा फ्लैट बेड वाला स्कैनर रखा रहता है जहाँ पर
एक बुक को रखकर या फिर एक पेज को रखकर डायरेक्ट उस पेज का कॉपी निकाल लिया जाता है। यही है फ्लैट बेड स्कैनर। इसे फोटोकॉपी मशीन के नाम से जाना जाता है। फ्लैट बेड स्कैनर को ये परीक्षा में पूछा जाता है। फोटोकॉपी मशीन के नाम से जाना जाता है फ्लैट बेड स्कैनर को। ड्रम स्कैनर, ये मध्यम आकार मीडियम साइज के स्कैनर होते हैं। इनमें एक घूमने वाला ड्रम होता है। पेपर या शीट को स्कैनर से इनपुट देते हैं और स्कैनर में लगा ड्रम पूरे पेज पर घूमता है, जिससे पूरा पेज स्कैन हो जाता है। यह बिल्कुल फैक्स मशीन की तरह कार्य करता है। फ्लैट बेड स्कैनर कार्य कैसे करता है? ये एक गोल आकार का स्कैनर होता है। ये एक ड्रम है मान लेते हैं। यहाँ पर एक पेज होगा, ये एक पेज है। ये इस पेज पर चारों तरफ से घूमता है और घूमने के पश्चात इस पेज पर घूमने के पश्चात उस पेज पर जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है वो यहाँ छाप देता है। यह है ड्रम स्कैनर का कार्य करने का तरीका। अर्थात पेज पर ड्रम स्कैनर घूमता है, जिससे पूरा पेज स्कैन हो जाता है। यह बिल्कुल फैक्स मशीन की तरह कार्य करता है। माइक्रोफोन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को साउंड के रूप में इनपुट देने के लिए किया जाता है। किस रूप में? साउंड के रूप में इनपुट देने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन आवाज़ को प्राप्त करता है तथा इसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। ये आवाज़ को कंप्यूटर के फॉर्मेट मतलब डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। इसे डिजिटाइज साउंड या डिजिटल ऑडियो कहते हैं। और ये जब परिवर्तित हो जाता है तो इसे ही डिजिटल ऑडियो या डिजिटाइज्ड साउंड कहते हैं। ठीक। माइक्रोफोन में आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए एक सहायक हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इस सहायक हार्डवेयर को साउंड कार्ड क्या कहते हैं? साउंड कार्ड कहा जाता है। माइक्रोफोन को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, जिससे आवाज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है। इस माइक्रोफोन को किसके साथ जोड़ा जाता है? कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। आजकल माइक्रोफोन का प्रयोग स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ किया जाता है। अर्थात इसकी सहायता से हमें कंप्यूटर में टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो बोला जाता है वो डॉक्यूमेंट में छप जाता है। जैसे आप लोग प्रयोग करते होंगे गूगल का, जहाँ पर स्पीच रिकग्निशन सिस्टम दिया होता है अपने स्पीच को टेक्स्ट में बदलने के लिए, या उस स्पीच के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है। आजकल यह स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, जिसे साउंड के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है। ये माइक्रोफोन कार्य करता है एक साउंड, अर्थात साउंड को किस साउंड में बदलता है? डिजिटल साउंड में बदलता है। डिजिटल साउंड में बदलता है। इसे ही डिजिटाइज साउंड या डिजिटल ऑडियो कहा जाता है। इस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेबकैम या वेब कैमरा एक प्रकार की वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। यह एक डिजिटल कैमरा है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से चित्र भी बना सकते हैं। यदि दो लोग कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा है या दो लोगों के कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा है और कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है, तो हम आसानी से एक दूसरे को देखकर बातचीत कर सकते हैं।
ये है वेब कैमरा, ये कंप्यूटर का मॉनिटर है। मॉनिटर के ऊपर में ये जो दिख रहा है ये है वेब कैमरा, ये वेब कैमरा है। यदि वेब कैमरा लगा है कंप्यूटर में तो दो लोग आपस में आसानी से एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हैं, जैसे आजकल वीडियो कॉलिंग होता है। वीडियो कॉलिंग ये भी वेब कैमरा की वजह से ही होता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 1999 में किया। किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया इसका आविष्कार वर्ष 1999 में। स्कैनर ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में इमेज को स्टोर कर सकता है। जो स्कैनर होता है वो ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में इमेज को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। ड्रैग तथा ड्रॉप का तात्पर्य माउस के बाएं बटन को मतलब लेफ्ट की को क्लिक किए रखना और माउस पॉइंटर को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर बाएं बटन को छोड़ देना, ये कहलाता है ड्रैग या ड्रॉप। OCR टेक्नोलॉजी का विकास अधिक शुद्धता से अक्षरों को पहचानने के लिए किया गया है, इसलिए इसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन ICR के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकग्निशन ICR के नाम से भी जाना जाता है। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम बोले हुए शब्दों को मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में बदलता है, अर्थात डिजिटल साउंड में बदलता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज कॉकपिट में वॉइस डायलॉग, सरल डेटा प्रविष्ट स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग में होता है।